हेलो यशी राजपूत। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार। अब लास्ट मंथ तो तुमने लास्ट में कोई भी क्लास नहीं किया था ना? मेरे ख्याल से नो यशी मैम। हाँ, जून का पूरा तुम्हारा एब्सेंट है। तो क्यों नहीं किया था क्लास? यस मैम। हाँ, वीडियो ऑन रखो, बात करो। क्लास क्यों मैम नहीं किया था? घूमने गए थे। घूमने गए थे ओ? तब तो तुम्हारा वो लेसन छूट गया। उसको किया फिर बाद में कंप्लीट? नो मैम। फिर वो कैसे पूरा मैम होगा? स्कूल में ही हुआ था ये पूरा। स्कूल में हो गया है पूरा? यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? नो मैम। तो आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट कर सकते हैं ना? ओके। नेक्स्ट इज रश्मि। यस मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना वीडियो ऑन करो बेटा। तुमने तो क्लास किया था लास्ट मंथ में पूरा। यस लास्ट डे एब्सेंट थे बस आप ना? यस मैम। यस तो मैम। उस लास्ट लेसन में आपको कुछ पूछना है? नो मैम। सब क्लियर है? यस मैम। एक्सरसाइज की है आपने उसकी? यस मैम, मैम थोड़ी सी फिल करी थी मैंने। आ रही है ना? कुछ क्वेश्चन कोई यस पूछना है मैम, इसमें? हो रहा हो जाएगा ना? है। यस मैम। तो आज हम लोग फिर नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करें? यस मैम। ओके मैम। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं, ठीक है? ओके मैम। आज का हमारा लेसन है जर्नी इनसाइड द एटम। जर्नी इनसाइड द एटम। हमको आज ये पता है। यस, हम लोग को आज ये मालूम है कि जितना भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जितना भी मैटर हमारे चारों तरफ यूनिवर्स में है, ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। ये चीज हमें आज पता है ना? और हमको ये भी पता है कि ये एटम जो है फर्दर इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आईज, या हम उसको फील नहीं कर सकते विथ आवर सेंस ऑर्गन। ये चीजें हमें पता है, लेकिन बहुत साल पहले जब एटम का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब लोगों ने कैसे पता चला कि जो यूनिवर्स में मैटर है, हमारे चारों तरफ चीजें हैं, वो किन चीजों से मिलकर के बनी है। तो बहुत पहले, करीब 2000 ईयर्स बैक, इंडिया में एक महर्षि थे जिनका नाम था आचार्य कनड। आचार्य कनड इन इंडिया। सबसे पहले उनके दिमाग में इस तरह की चीजें आई कि जो यूनिवर्स में सारी चीजें हैं, हमारे चारों तरफ चीजें हैं, या लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है,
ये सब किस चीज से मिलकर के बनी है और कैसे बनती है? तो सबसे पहले उनके दिमाग में आया, और एट द सेम टाइम ग्रीस में भी कुछ फिलोसफर्स थे जिनका नाम था ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। ये लोग ग्रीस के थे, इन ग्रीस। उनके भी दिमाग में इस तरह की चीजें आनी शुरू हुई कि जो यूनिवर्स में चीजें हैं, जो चारों तरफ हमारी चीजें हैं, ये किन से मिलकर के बनी है। तो सबसे पहले जो है हमारे आचार्य कनड जो थे, इन्होंने सजेस्ट किया कि जो मैटर है, अगर मैटर को हम लोग डिवाइड करना चालू करें, डिवाइड करने का मतलब है और छोटा और छोटा और छोटा, रिपीटेडली अगर उसको हम लोग डिवाइड करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमको इतना छोटा पार्टिकल मिलेगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। मीन्स वी विल गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा हमको, उन्होंने उसका नाम दिया कि उसे हम कहेंगे परमाणु। ये नाम जो है आचार्य कनड ने दिया सबसे पहले, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल नेम एज परमाणु। और उन्होंने कहा कि यही परमाणु आपस में मिल करके सारी चीजें बनाते हैं। मीन्स अगर दो परमाणु एक साथ ग्रुप होंगे तो डायड बनाएंगे, सॉरी, मीन्स ग्रुप ऑफ टू परमाणु। अगर तीन परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो वो ट्रायड बनाएंगे, और ज्यादा मिलेंगे तो इसी तरह से ये थ्री परमाणु, इसी तरह से ज्यादा परमाणु आपस में मिल करके जो मैटर है उसको बनाते हैं। लेकिन वो इस चीज को नहीं बता पाए कि ये जो परमाणु आपस में मिल करके मैटर बनाते हैं, ये किस प्रपोर्शन में मिलते हैं और किस तरह से कंबाइन होते हैं। इतना डिटेल में नहीं बता पाए, लेकिन परमाणु का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, ठीक है। एट द सेम टाइम हमने कहा कि ग्रीस में भी जो दो फिलोसफर थे, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस सी डिलीट हो गया क्या यहाँ से, सी, डेमोक्रिटस जो थे, इन्होंने भी कहा कि हाँ, अगर मैटर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो हमको स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है, उन्होंने उसका नाम रखा एटोमॉस, ठीक है, ग्रीक फिलोसफर ने जो थे। उन्होंने उसका नाम रखा एटोमॉस। एटोमॉस का मतलब होता है ग्रीक में इनडिविजिबल, मतलब जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस पार्टिकल का नाम रखा उन्होंने एटोमस, और इसी से आज जो है नाम आगे मॉडिफाइड होके एटम आया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद और वो लोग कुछ नहीं बता पाए। इसके बहुत सालों के बाद डाल्टन आए, एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन आए करीब 1808 में, 1808 में। ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा आचार्य कनद और का, और जो ल्यूसिपस का और डेमोक्रिटस का था, ये करीब 2000 इयर्स बैक था, 2000 इयर्स, ठीक है। इसके बाद 1808 में जॉन डाल्टन आए। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने प्रपोज किया एटॉमिक थ्योरी,
और ये फर्स्ट थे जिन्होंने एक साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दिया कि किस तरह से मैटर बनता है। तो इन्होंने जो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, आज की जो हमारी नॉलेज है, इसकी शुरुआत का बेसिस यहीं से हुआ, एटॉमिक थ्योरी। और यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से आपस में एटम्स मिल करके और डिफरेंट मैटर को बनाते हैं। और उन्होंने बोला कि जो एटम है यही एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। हर मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब फंडामेंटल यूनिट जो है, ये एटम है। और इसको हम लोग फर्दर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये इनकी एटॉमिक थ्योरी में कुछ पॉइंट्स हैं, वो मुझे लगता है तुम लोग को आगे चल के आएंगे कोर्स में, ठीक है। तो जब एटम के बारे में पता चला और ये समझ में आया, और उस समय ये कहा गया कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मींस इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फिर उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशन में ऐसा देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें से कुछ एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशन निकल रहा है। तो अगर किसी एलिमेंट से रेडिएशन या एनर्जी का फॉर्म निकल रहा है और वो एटम नहीं है, इसका मतलब एटम में भी फर्दर डिवीजन हो सकता है, लेकिन फर्दर वो क्या डिवाइड होगा, उसमें क्या पार्ट्स होंगे, इसके बारे में उस समय नहीं पता चला था। आगे चल के ये जो एलिमेंट से रेडिएशन निकल रहे थे, उस पे जो है रेडियो एक्टिविटी की पूरी साइंस आई और उन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा गया। लेकिन उस समय जब 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उस समय इनके बारे में नहीं पता था। इसके बाद नेक्स्ट आए हमारे गोल्डस्टीन 1886 में। इनका नाम था ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन जो थे, ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब पे। डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक ग्लास की ट्यूब जिसमें वैक्यूम पंप लगाया, उसका प्रेशर जो है काफी कम कर दिया, और वो उसमें गैस कोई ले करके और 2 इलेक्ट्रोड लगा करके, और इलेक्ट्रोड के थ्रू उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करके उसका इफेक्ट देख रहे थे कि गैस में क्या हो रहा है। तो वो जो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड लगाया था, वो कैथोड परफोरेटेड था। परफोरेटेड मीन्स कैथोड में बीच बीच में छेद था, सॉलिड कैथोड नहीं था। तो उन्होंने जब अप्लाई किया हाई वोल्टेज, तो उनको ऐसा लगा कि कैथोड के पीछे जो वॉल है ग्लास की, वहां पर कुछ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा है। और वो ल्यूमिनस पॉइंट जो ऑब्जर्व हो रहे हैं, उनको ऐसा फील हुआ कि ये जो रेज आ रही हैं, ये एनोड की तरफ से आ रही हैं और कैथोड की तरफ आ रही हैं। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जब हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया किसी गैस में, तो एक रे ट्रेवल कर रही है जो एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है, और इस परफोरेटेड प्लेट के थ्रू भी वो चली जा रही है, मतलब उतने छोटे छोटे होल में से वो पास हो जा रही है। तो उन्होंने उस रे का नाम रखा कैनाल रेस, और उनके इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की, क्योंकि ये कैथोड की तरफ आ रही है, तो कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है हमारा। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो रेज है, इस जिन पार्टिकल से मिलकर के बनी है, ये पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है, ये उन्होंने कहा। लेकिन प्रोटॉन नाम उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने बस ये ऑब्जर्व किया कि गैस में जब उन्होंने इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे कोई उसमें से रेज निकल रही है, और वो रेज में चार्ज के जिन पार्टिकल से मिल करके बनी है वो पार्टिकल में चार्ज जो है पॉजिटिव है, उसका नेचर पॉजिटिव है। और ये क्योंकि उन होल्स के थ्रू क्रॉस हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस रे का नाम रखा कैनाल रेस, ठीक है। तो इस ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है ना मेरे ख्याल से, आप लोग क्या बोलते हो? नो मैम।
बस ओरल समझाते जाए, जो कैरेक्टर Yes, होंगे ma'am. वो हम नोट करा देंगे। तो कैनाल रेज जो उन्होंने ऑब्जर्व की गोल्डस्टीन ने, उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट ऑब्जर्व किए। जो फर्स्ट पॉइंट है कैनाल रे, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट, क्योंकि जब उन्होंने उस रे के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो उन्होंने देखा कि ये रे जो है डिफ्लेक्ट हो रही है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब है कि नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही है। इट मीन्स ये रे के जो पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव हैं। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि कैनाल रे के पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिव नेचर के, पॉजिटिव चार्ज के बने हुए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने की बताई कि मास, जो ये पार्टिकल है, मास उसका और चार्ज का रेशियो, मास एंड चार्ज के रेशियो को हम लोग बोलते हैं E/m रेशियो। ठीक है, ये रेशियो उन्होंने डिफरेंट गैसेस को चेंज कर करके कैलकुलेट किया। मतलब पहले कोई गैस डाली उस ट्यूब में और वोल्टेज अप्लाई किया, फिर दूसरी गैस डाली, फिर तीसरी, तो डिफरेंट गैसेस डाल के E/m रेशियो जब कैलकुलेट किया, तो उनको ये बात समझ में आई कि ये जो है टाइप ऑफ जो गैस है उस पर डिपेंड कर रही है। मतलब अगर हम गैस चेंज कर दे रहे हैं तो E/m का रेशियो चेंज हो जा रहा है। मतलब ये रेशियो डिपेंड करता है कि डिफरेंट टाइप की गैसेस में डिफरेंट आएगा। इसका मतलब हुआ कि अलग अलग गैसों में ये जो पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं कैनाल रे में, इनका साइज और चार्ज अलग अलग है। मतलब गैस चेंज होने पे जो पार्टिकल मिल रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज तो हैं, लेकिन उसका मास और अमाउंट ऑफ मामा चार्ज। अगर मैं मम्मी वहां ले जाऊं तो नहीं ले आओगे? ओहो, ये किसके है? तभी तो। आप आवाज काटिए। ये रश्मि। हाँ, ठीक है। तो पहली चीज ये पता चली कि ये जो रेज है इसके पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के हैं। दूसरा ये चीज पता चली कि डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट टाइप के पार्टिकल निकल रहे हैं, लेकिन हर केस में वो पॉजिटिव चार्ज ही है, बस उनका चार्ज और मास डिफरेंट है। तीसरी चीज ये पता चली कि ये अगर हम जैसे डिफरेंट गैसेस उसमें चेंज करते करते उन्होंने ये नोटिस किया कि अगर उन्होंने हाइड्रोजन गैस उसमें डाली, मतलब जैसे जैसे उसका मास कम होता जा रहा है गैस का, तो उसमें जो पार्टिकल बन रहे हैं उसका E/m रेशियो जो है कम होता जा रहा है। मतलब उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो लाइटेस्ट कैनाल रे प्रोड्यूस हुई वो तब प्रोड्यूस हुई जब उन्होंने उसमें हाइड्रोजन गैस को डाला। मीन्स अकॉर्डिंग टू गैस ये जो पार्टिकल बन रहे थे उनका साइज और चार्ज, मास और चार्ज जो है चेंज हो रहा था। और सबसे लाइटेस्ट गैस कैनाल रे उनको तब मिली जब उन्होंने उसमें हाइड्रोजन गैस को डाला। तो इतना ऑब्जर्वेशन गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन उन्होंने जो ये पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल थे इनका कोई नाम नहीं दिया था। इसके बाद नेक्स्ट आए हमारे 1917 में ई रदरफोर्ड। ई रदरफोर्ड ने ये प्रूफ किया कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियस है, वो सबसे छोटा न्यूक्लियस होता है, उससे छोटा और किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस नहीं होता है, और यही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है सारे एटम्स का। बाकी एटम्स से बड़े होते हैं। तो उन्होंने जब ये नाम दिया और ऑफिशियली ये बोला, इसको प्रपोज भी किया कि जो ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट एटम जो है ये हाइड्रोजन का, इसका नाम उन्होंने प्रपोज किया प्रोटॉन। और तब 1920 में ये प्रोटॉन नाम आया। ठीक है, ही प्रपोज्ड
ऑफिशियली द नेम प्रोटॉन। तो इसलिए आप लोग जब पढ़ेंगे तो प्रोटॉन की डिस्कवरी में गोल्डस्टीन का भी नाम मिलेगा और रदरफोर्ड का भी नाम मिलेगा। एक्चुअल में खोज जो इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया था, और ये नाम जो है रदरफोर्ड ने दिया, क्योंकि इसलिए इसकी खोज में कि इसकी डिस्कवरी में रदरफोर्ड का भी नाम माना जाता है। ठीक है, ऑफिशियली क्योंकि प्रोटॉन नाम इसके बाद आया इन 1920, इसके बाद ये प्रोटॉन नाम आया। ठीक है, अब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी आई थी वो उन्होंने प्रपोज किया था कि जो एटम जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, और उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक चीज जब यहाँ पता चली कि इसमें एटम में हमारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो दूसरी चीज ये समझ में नहीं आ रही थी कि एटम तो न्यूट्रल होता है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन्स इसमें नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो इसके लिए जो है ये जे जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, ये आए थे करीब उसी पीरियड में जब गोल्डस्टीन थे, करीब 1897 में। जे जे थॉमसन ये स्टडी कर रहे थे, जे जे थॉमसन, कि गैसेस में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन किस तरह से होता है, और अगर प्रेशर कम करते जाएं या बढ़ाते जाएं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वोल्टेज कम करते जाएं ज्यादा करते जाएं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। मतलब वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस, इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उन्होंने जो है एक ग्लास की ट्यूब ली, जैसे ये ग्लास की ट्यूब है, इसमें वैक्यूम पंप लगाया प्रेशर कम करने के लिए, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड और एनोड, और सर्किट कैसे कर दिया। यहाँ जो है इन्होंने इस पे हाई वोल्टेज दिया, तो इन्होंने देखा ये यहाँ पर इस साइड कैथोड है, कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और इस साइड एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर ये वैक्यूम पंप है जिससे हम प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जब उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया कोई गैस डाल के, तो इन्होंने देखा कि कैथोड से कोई रेज निकल रही है और वो एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी रेस, तो इन्होंने इस रेस का नाम रखा कैथोड रे। ठीक है, अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज से, रे हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब जो कैथोड रे के पार्टिकल हैं ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तभी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कैथोड रे के पार्टिकल और जो वहां पर हम लोग ने कैनाल रे के पार्टिकल दोनों अलग अलग हुए ना, वो पॉजिटिव चार्ज थे और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो कैथोड रे के उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टी बताई। फर्स्ट कि दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दूसरा, इन्होंने कहा कि इसका मास जो है एटम के मास के कंपैरिजन में बहुत 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 कम है। मींस देयर मास इज
much smaller than atoms. तीसरी चीज उन्होंने फिर वही किया कि मटेरियल चेंज किया, गैस चेंज की, और फिर बार बार एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने देखा कि मटेरियल चेंज करने पे, मतलब इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल चेंज करने पे या टाइप ऑफ गैस चेंज करने पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, हर बार सेम रे मिल रही है। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि जो कैथोड रे का नेचर है ये इंडिपेंडेंट है। किससे? मटेरियल ऑफ कैथोड या मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द गैस फील्ड इन द ट्यूब। मीन्स ये मटेरियल पे या गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि ये पार्टिकल यूनिवर्सली हर तरह की गैस में और हर टाइप के मटेरियल इलेक्ट्रोड के सब में सेम चीज प्रेजेंट है। जबकि उस केस में पॉजिटिव जो हमारे पार्टिकल थे उसमें ऐसा नहीं हुआ था। उसमें जब गैस चेंज कर दी तो टाइप ऑफ पार्टिकल्स हमारे चेंज हो गए, बस चार्ज पॉजिटिव था, लेकिन उसका साइज और उसका चार्ज चेंज होता चला जा रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने कंक्लूड किया, तीसरा कंक्लूजन, कि जो कैथोड रे के पार्टिकल हैं देन उसका नेचर ऑफ कैथोड रेज was independent of the material of cathode and the gas filled in the cathode ray tube. उन्होंने इसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये कहा कि क्योंकि मटेरियल और गैस चेंज करने पे ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल एटम्स। मीन्स कोई भी एटम हो, किसी भी चीज का एटम हो, चाहे गैस का हो चाहे सॉलिड का हो, यूनिवर्सल उसका कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एवरी एटम। ठीक है, एवरी एटम ऑफ ईच एलिमेंट। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं नेचर ऑफ कैथोड रेज वाज इंडिपेंडेंट। हाँ ठीक है, it shows that they are the fundamental component of all atoms। और उन्होंने ही इसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। दे या these particles were called electrons। ठीक है, तो अब इतना काम होने के बाद लोगों को, ये साइंटिस्ट को समझ में आ गया
कि एटम्स में एटलीस्ट दो तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन नाम दिया गया और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कुछ चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। तो इतना तो क्लियर हो गया कि एटम के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो प्रेजेंट है, इनका दोनों का चार्ज इक्वल होता है और ऑपोजिट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, क्या क्या जो दोनों में वो है पॉइंट्स है। It means there are two subatomic particles present in the atom. They are protons and electrons. अब कुछ पॉइंट्स हैं, डैश करके हम लिखते जा रहे हैं। पहला पॉइंट है कि ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, दोनों का चार्ज इक्वल होता है। मतलब अगर हम 1 यूनिट लें तो सिंगल यूनिट, तो दोनों का चार्ज इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन में ऑपोजिट होगा। ठीक है, these सब atomic particles have charge equal in magnitude but opposite in sign. Second point है mass of proton is near about 2000 times as that of electron. मीन्स इलेक्ट्रॉन के मास का करीब 2000 टाइम्स ज्यादा मास होता है एक प्रोटॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं पी प्लस से। द इलेक्ट्रॉन is represented as E minus and proton as, ये भी स्मॉल है, P प्लस। इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब
नियर टू 0, जबकि और चार्ज को -1 मानते हैं, जबकि प्रोटॉन के मास को हम लोग 1 यूनिट मानते हैं और चार्ज उसका +1 होता है। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे। द मास ऑफ electron is considered as negligible and its charge is -1. प्रोटॉन का जो है मास 1 यूनिट माना जाता है। द मास ऑफ a proton is taken as 1 unit and its charge as +1. किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को म्यूचुअली बैलेंस करते हैं। ठीक है, इन एन एटम protons and electrons are mutually balancing their charges. मीन्स इसका कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि हम लोग ने लिखा ना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1 और प्रोटॉन का है +1, एक एटम का, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, जिससे दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं और एज ए रिजल्ट हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये लिखा है इन एन एटम प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। जितना प्रोटॉन होगा मीन्स जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा मीन्स उतना ही माइनस चार्ज होगा, और एज ए रिजल्ट हमारा एटम न्यूट्रल रहेगा हमेशा। और एक चीज और उन लोग ने नोटिस की कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से आसानी से रिमूव किया जा सकता था, जबकि प्रोटॉन को रिमूव करना आसान नहीं था। ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। इट ऑल्सो appeared that electrons could be easily removed इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली रिमूव्ड ऑफ, आराम से, मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से एटम से अलग किया जा सकता था, बट नॉट प्रोटॉन्स। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एटम में कहीं बाहर की तरफ है जिससे वो आसानी से निकल जा रहा है, और प्रोटॉन एटम में कहीं भीतर की तरफ है
इस वजह से उसको निकलना मुश्किल हो रहा है ना। सो protons may be present in the interior of the atom. अब जब इतनी चीजें पता चल गई तो साइंटिस्ट लोग के दिमाग में आने लगा कि एटम में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो लेकिन ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरह से एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होना वो है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आराम से उसमें एडजस्ट होकर के रहते हैं। तो अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचने लगे साइंटिस्ट लोग। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बहुत से सजेशन दिए। तो उसके लिए बहुत से मॉडल आए, एक के बाद एक आए, और हर मॉडल में कुछ चीजें एक्सप्लेन हुई, कुछ चीजें नहीं एक्सप्लेन हुई। फिर जो नहीं एक्सप्लेन हुई वो उनकी कमियां मानी गई मॉडल की, और फिर नेक्स्ट मॉडल जो आया उसमें उसको इम्प्रूव किया गया, और इस तरह से कई मॉडल्स आए। तो हम लोग को अभी नेक्स्ट मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। तो आज तो टाइम खत्म हो रहा है, हम लोग हेडिंग डाल के छोड़ सकते हैं इसमें। हेडिंग क्या है आपकी बुक में? एटॉमिक मॉडल्स। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को एक्सप्लेन करने के लिए वेरियस एटॉमिक मॉडल प्रपोज हुए, जिसमें फर्स्ट मॉडल जो आया वो जे जे थॉमसन ने दिया था। फर्स्ट मॉडल जो था हमारा जे जे थॉमसन मॉडल। इसको फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जे जे थॉमसन का जो मॉडल था। अब टाइम खत्म हो गया है तो मीटिंग हम लोग खत्म करते हैं। सबने नोट कर लिया यहाँ पर? यस मैम, मैम बस हेडिंग डालनी थी। हाँ ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, कल हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मीटिंग मैम। एंड कर, हाँ मीटिंग एंड कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार।